हेलो एवरीवन। तो आज हम नेशनलिज्म इन इंडिया का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है। तो चालू करते हैं। इन फेब 1920 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये डेट प्लीज याद रखना। अम, ठीक है। इन फेब 1922. In Feb 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. He felt the movement was turning violent in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggle. तो महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में क्या किया, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, मतलब कि वापस ले लिया, मतलब बंद कर दिया बेसिकली। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उनको ये नीड फील हुई कि जो सत्याग्रही थे, ठीक है, जो जो ये लोग थे जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या बोलेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में योगदान दे रहे थे, वो लोग वायलेंट होते जा रहे थे। ये जो पूरा मूवमेंट था वो वायलेंट होते जा रहा था, दोनों तरफ से, ब्रिटिशर्स की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। तो गांधी जी ने सोचा अब मुझे जो सत्याग्रही हैं उनको थोड़ा सिखाने की जरूरत है, उनको थोड़ा ट्रेन करने की जरूरत है, और इसीलिए इन्होंने ये मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। विद इन द कांग्रेस some leaders were by now tired of mass struggle and wanted to participate in elections to the provincial councils that had been set up by the government of India of 1919। तो क्या हुआ कि कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग जो कांग्रेस में थे वो अब इस मास स्ट्रगल से थक गए थे। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा था कि अब इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, और वो चाहते थे कि वो इलेक्शन में पार्ट ले सके। ठीक है, जो कि काउंसिल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो कि मतलब काउंसिल मतलब गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990, इसके द्वारा जो इलेक्शंस होते हैं इसमें वो पार्ट लेना चाहते थे। नाउ यू नीड टू नो कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, वो उस टाइम ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, तो उनके द्वारा जो इलेक्शन होता था उसमें जो हमारे कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे वो पार्ट लेना चाहते थे, क्योंकि मास स्ट्रगल से वो थक गए थे। They felt that it was important to oppose British policies within the council, argue for reform, and also demonstrated that these councils were not truly democratic. C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics. तो क्या हुआ कि कुछ लीडर्स को ऐसा लगा कि जो हमें ब्रिटिश को अपोज करने की जरूरत है, मतलब ब्रिटिश को हमें ब्रिटिश से लड़ने की जरूरत है उसके ओन काउंसिल में, खुद उसी के काउंसिल में, खुद उसी के तरीके से हमें ब्रिटिशर्स से लड़ने की जरूरत है। ठीक है, और हम जब उस काउंसिल में घुस जाएंगे तो हम मांग करेंगे एक रिफॉर्म एंड ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल वर नॉट रियली डेमोक्रेटिक। तो मतलब हम उनको ये समझाएंगे कि आपने जो ये इलेक्शंस करके रखा है, ये अच्छे से डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है, और हम रिफॉर्म मांगेंगे। ठीक है, और सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, नाम प्लीज याद रखना, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, स्वराज की पार्टी बनाई कांग्रेस के अंदर। ठीक है, ताकि वो काउंसिल पॉलिटिक्स में जा सके। ठीक है, टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स में जा सके। बट younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation and for full independence। ठीक है, लेकिन उसी में कुछ लीडर्स ऐसे थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि हमें पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें आधी इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए कि हम जाके वहां पे एक लीडर बन जाएंगे लेकिन फिर भी हमें ब्रिटिश गवर्न करे। ऐसा सी आर दास और मोतीलाल नेहरू बोल रहे थे कि हम इलेक्शन में पार्ट लेंगे पर गवर्न तो एटलास्ट हमको ब्रिटिश ही करेगी, है ना। बस हम उनको बोलेंगे कि आप में थोड़ी गड़बड़ है और हम आपको बोलना चाहते हैं कि आप अपनी गड़बड़ सुधारो। ऐसा सी आर दास और मोतीलाल नेहरू बोल रहे थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला, हमें पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, हमें पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेशन, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920s. The first was an effect of the worldwide economic depression. Agriculture prices began to fall from 1926 and collapsed after 1930. As the demand for agricultural goods fell and exports declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. By 1930, the countryside was in turmoil. तो क्या हुआ
कि सबसे पहले तो पार्टी के अंदर ये डिबेट वाली सिचुएशन चल रही थी। ठीक है, दो फैक्टर्स थे इंडियन पॉलिटिक्स में। पहला क्या कि कुछ लोगों को फुल इंडिपेंडेंस चाहिए थी और कुछ लोगों को हाफ इंडिपेंडेंस चाहिए थी, राइट। वो ब्रिटिश काउंसिल के अंदर इलेक्शन करना चाहते थे। ठीक है। द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। हाँ, तो फिर उस टाइम पे वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन भी हुई। ठीक है। एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगन टू फॉल। ठीक है, एग्रीकल्चर प्राइसेस जो प्राइसेस थे वो फॉल होने मतलब गिरने चालू हो गए 1926 से, और 1930 में कोलैप्स्ड हो गए, मतलब कि एकदम खत्म हो गए। ठीक है, एकदम खत्म हो गया वो मार्केट। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन। अब जैसे प्राइस एकदम गिर गई, क्यों? क्योंकि उसका डिमांड कम हो गया, डिमांड खत्म हो गया। तो जब डिमांड खत्म हुआ तो जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट था ग्रेन्स का या फिर किसी भी चीज का, वो बंद हो गया। वो बंद हो गया तो पीजेंट्स पीजेंट्स को ये मुश्किल लगने लगा कि वो अपने हार्वेस्ट को सेल कैसे करेंगे, बेचेंगे कैसे, और अपने रेवेन्यू को, टैक्सेस मतलब, उसको कैसे पे करेंगे। ठीक है, तो 1930 तक पूरा कंट्री साइड जो था वो एक टर्मोइल में था। टर्मोइल मतलब कि एक बहुत बड़ी परेशानी में था। ठीक है, अभी इतना देख लेते हैं इसमें हम क्या इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। हाँ, ठीक है, तो सबसे पहले तो, ठीक है, महात्मा गांधी, सॉरी, विथड्रॉ, स्पेलिंग के लिए सॉरी, महात्मा गांधी विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन फेब 1922। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, ऐसा क्यों किया महात्मा गांधी ने? क्योंकि जो ये मूवमेंट था वो वॉयलेंट होता जा रहा था। क्यों किया महात्मा गांधी ने? बिकॉज इट वॉज गेटिंग वॉयलेंट। ठीक है, इसीलिए उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बोलेंगे कि कुछ लोग जो थे पार्टी में, वो वापस काउंसिल में जाना चाहते थे। ठीक है, some people want to go back to council election। ठीक है, क्यों? और कुछ लोग क्या चाहते थे? some people like Jawaharlal Nehru and few others wanted full independence। ठीक है, ये चीजें चल रही थी। hmm these are the main points। Also till 1930 countryside was in great turmoil because of falling and collapsing of grains price। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, so against this background the new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon। ठीक है, तो ये याद रखना
ठीक है। इन सब के पीछे क्या हो रहा था, मतलब ये सारी चीजें तो चली रही थी 1930s में, लोग परेशान हो रहे थे, हार्वेस्ट नहीं हो, मतलब बिक नहीं रहा था, लेकिन उसके साथ बैकग्राउंड में क्या होता था, न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन constituted a statutory commission under सर जॉन साइमन। ठीक है, तो एक नया कमीशन बना सर जॉन साइमन के अंडर, ठीक है, सेट अप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, मतलब नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो ये मूवमेंट हो रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हो रहा था, उसके लिए बनाया गया था, उसके रिस्पॉन्स में इसको बनाया गया था। द कमीशन वॉज टू लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। तो ये कमीशन क्या कर रहा था, ये कमीशन का क्या काम था, लुक इनटू द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है इंडिया में, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है और क्या प्रॉब्लम्स नहीं है, ये बताने का काम इनको करना था। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी कमीशन को करना था सर जॉन साइमन के अंडर, जो कि आता है। ठीक है, तो दिस वाज अगेन अ प्रॉब्लम कि हमारी प्रॉब्लम्स है, हु आर यू टू डिसाइड what is the reforms, right? The problem was that the commission did not have a single Indian member. Now again इंडिया की प्रॉब्लम है, तो अगर इंडिया के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, तो इंडिया में इंडिया का कोई ना कोई मेंबर तो होना ही चाहिए, कोई ना कोई, क्या आई थिंक 80-90% लोग इंडिया के होने चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे एक भी इंडिया का मेंबर नहीं था। ठीक है, इट डजंट कंटेन एनी इंडियन मेंबर, सिंगल इंडियन मेंबर वाज नॉट देयर, दे वर ऑल ब्रिटिश। ठीक है, सबके सब ब्रिटिशर्स थे। within the Simon when the Simon Commission arrived in India in 1928, हाँ तो प्लीज ये डेट याद रखना, साइमन कमीशन arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan go back Simon। तो हम सब जानते हैं, it was so famous, go back Simon। ठीक है, तो जैसे ही वो आया साइमन 1928 में आया, तो उसे हमारे देशवासियों ने इस स्लोगन के साथ ग्रीट किया। ठीक है, ये बोलने का तरीका है, मतलब ग्रीटेड मतलब कि हेलो सर, हेलो मैम करना। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो एक ताने की तरह बोल रहा है कि गो बैक साइमन, ऐसे हम देशवासियों ने उसका स्वागत किया इस स्लोगन के साथ। All parties including the Congress and the Muslim League participated in the demonstration। और ये जो भी demonstration हो रहा था गो बैक साइमन का, उसमें सबने पार्ट लिया। ठीक है, कांग्रेस ने भी और सारी मुस्लिम लीग ने भी, सबने इस demonstration में पार्ट लिया। In an effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India in an unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution। ठीक है, तो इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, मतलब कि हम लोगों को किसी तरह, हम लोगों से किसी तरह जीतने के लिए, जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने अनाउंस किया कि अक्टूबर 1929 में, ठीक है, इंडिया एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, और हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा इंडिया के लिए। ठीक है, दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स। ठीक है, इसने कांग्रेस लीडर्स को सेटिस्फाई नहीं किया। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकम मोर असर्टिव। ठीक है, तो उसमें जो जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे, वो लोग बहुत ज्यादा असर्टिव हो गए, मतलब अब वो लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। The liberals and moderators who were proposing a constitutional system within the framework of British dominion gradually lost their influence। ठीक है, हाँ, तो जो लोग थे, जो लिबरल्स थे, जो मॉडरेटर्स थे, जो कह रहे थे कि हम ब्रिटिश काउंसिल में जाएंगे, उनके काउंसिल में हम इलेक्शन करेंगे और फिर हम उनसे रिफॉर्म डिमांड करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब वो हार चुके थे, दे ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस। ठीक है, in December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। तो दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू के अंडर लाहौर की कांग्रेस में ये डिमांड हुआ पूर्ण स्वराज, क्या, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, मतलब हमें इतनी सी भी रूल नहीं चाहिए ब्रिटिश की, पूरा इंडिया हम खुद गवर्न करेंगे, ये डिमांड हुआ। It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day when people were to take a pledge to struggle for complete independence। ठीक है, तो ये डिसाइड हुआ उस टाइम पे कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जब
पीपल, जो सारे लोग होंगे वो प्लेज करेंगे स्ट्रगल के लिए फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब उस दिन हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल नहीं रही थी, बस जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएं। उस दिन इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, उस दिन बस हम सब प्लेज करेंगे कि हम स्ट्रगल करेंगे फुल इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, बट सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन। लेकिन ये जो पूरी चीज हुई, पूरा ये जो कांड हुआ, जो जवाहरलाल नेहरू ने ये जो बात फैलाई, उसको इतना अटेंशन मिला नहीं। ठीक है, मतलब बहुत कम मास आई थी और गेट वेरी लिटिल अटेंशन। So Mahatma Gandhi had to find a way to relate this abstract idea of freedom to more concrete issues of everyday life। तो फिर महात्मा गांधी ने सोचा कि हमें ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है फ्रीडम का, मतलब जो अकेला आइडिया है फ्रीडम का, उसको और कई तरह के इश्यूज से, लोगों के दिनचर्या के इश्यूज से जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमको इंडिपेंडेंस जो है मिल सकती है। ठीक है, तो उन्होंने यही सोचा। यहाँ पे कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा पैराग्राफ, जहाँ पे साइमन आया हमारे पास, तो प्लीज इसको अच्छे से कर लेना है। अभी इसमें मैं पॉइंट बता देती हूँ। कहाँ पे है ना, यहाँ पे रुको। ठीक है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या? अ, ठीक है, एक कमीशन बनी, स्टेटरी कमीशन, लेड बाय सर जॉन साइमन। ठीक है, क्यों बनी है कमीशन? This commission was formed to um, reform and decide, sorry, sorry for the spelling, reform to reform and decide the Constitution of India। ठीक है, इसमें क्या कोई इंडियन मेंबर था? नहीं, राइट। It doesn't contain any single Indian member। ठीक है, Congress leaders were not happy with it। India greeted Simon with the slogan "Go back साइमन"। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं साइमन कमीशन के ऊपर। ठीक है, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हम्म, ओके, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो हम इधर आते हैं, द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
Mahatma Gandhi found in salt a powerful symbol that could unite the nation. On 31 January 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. ठीक है, तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले तो देखा कि सॉल्ट में एक बहुत ज्यादा पावरफुल सिंबल है जो कि पूरे नेशन को यूनाइट कर सकता है। ठीक है, तो 31 जनवरी, याद रखना ये बात, 31 जनवरी 1930 को ही सेंट अ लेटर टू वॉइसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। तो उन्होंने क्या किया, वॉइसरॉय इरविन को एक लेटर भेजा जिसमें 11 डिमांड्स थे। Some of these were of general interest, others were specific demand of different classes। ठीक है, तो इसमें से कुछ जो थे वो जनरल इंटरेस्ट के थे और कुछ कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थे डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए, अलग अलग केसेस के लिए, फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स। ठीक है, सबके हित में थी। ठीक है, टू इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स, वो ऐसा लेटर था गांधी जी ने जो बनाया था ताकि वो पूरे देश के फायदे उसमें लिख सके, ताकि पूरे देश को इसमें अपना फायदा दिखे। ठीक है, द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड वाइड रेंजिंग। ठीक है, क्या था जो आइडिया, क्या था, वॉज टू मेक द डिमांड वाइड रेंजिंग, मतलब कि बहुत बड़ी तरीके से मतलब कि बहुत सारे लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो सके। ये हम गांधी जी ने सोचा था इस लेटर को बनाने से पहले। ठीक है, so that all classes within the Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign। ठीक है, इससे होगा क्या कि इंडियन सोसाइटी में जितने भी लोग होंगे वो इससे यूनाइटेड हो सकेंगे और इंडिया की इस कैंपेन में सबको अपने अंडर बुलाया जा सकेगा। The most stirring of all was the demand to abolish the salt tax। अब बहुत सारे डिमांड थे लेकिन इसमें जो सबसे खास था और सबसे थ्रिलिंग था वो ये था कि जो सॉल्ट पे जो टैक्स लग रहा है उसे हटा दिया जाए। ठीक है, द मोस्ट स्टायरिंग ऑफ ऑल was the demand to abolish the salt tax। Salt was something consumed by the rich and the poor alike, and it was one of the most essential items of food। ठीक है, तो जो सॉल्ट है वो सबके द्वारा खाया जाता है, मतलब है ना, सब इसको यूज करते हैं, रिच भी और पुअर भी। एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट असेंशियल आइटम्स ऑफ फूड, और ये सबसे ज्यादा असेंशियल आइटम है किसका, खाने का। बिना नमक के तो खाना खा ही नहीं सकते ना। The tax on salt and the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared, revealed the most oppressive phase of British rule। ठीक है, तो जो सॉल्ट पे जो टैक्स लग रहा है और उसकी प्रोडक्शन में जो गवर्नमेंट ने ये मोनोपोली मतलब कि अकेला, मतलब जो गवर्नमेंट है उसने मोनोपोली करके रखी है, मतलब कि नमक वही प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, और किसी को प्रोड्यूस नहीं करने देगी, ये है गवर्नमेंट की मोनोपोली, मतलब जो करेंगे हम करेंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने बोला कि एक तो सॉल्ट पे टैक्स लगाना और उसके प्रोडक्शन पे इस तरह की मोनोपोली करना, ये बहुत ही ज्यादा बुरी चीज है, ये ब्रिटिश रूल का बहुत ही ज्यादा ऑप्रेसिव फेस है। ठीक है, ऐसा महात्मा गांधी ने बोला। ठीक है, महात्मा गांधी लेटर वॉज इन अ वे अन अल्टीमेटम। ठीक है, इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign। Irwin was unwilling to negotiate। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने क्या बोला कि महात्मा गांधी का जो लेटर था ये एक अल्टीमेटम था। अल्टीमेटम मतलब कि अल्टीमेटली यू नीड टू डू दिस। ठीक है, या तो आप कर लो, या तो 11 मार्च को हम एक सॉल्ट मार्च चालू कर देंगे, या तो आप हमारी डिमांड अच्छे से मान लो, या तो फिर हम देखते फिर हम क्या करेंगे। दैट वाज द काइंड ऑफ थिंग महात्मा गांधी डिड। ठीक है, तो इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, 11 मार्च, ठीक है, कि अगर डिमांड नहीं फुलफिल हुई 11 मार्च तक, द लेटर स्टेटेड द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। ठीक है, तो अगर ये 11 मार्च तक ये चीज नहीं हुई, जो हमारा कांग्रेस है वो एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को चालू कर देगा। इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट। ठीक है, इरविन जो था उसने नेगोशिएट करने से मना कर दिया, वो नेगोशिएट नहीं करना चाहता था। सो महात्मा गांधी स्टेटेड हिज फेमस सॉल्ट started his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers। ठीक है, तो इरविन जो था उसने मना कर दिया, महात्मा गांधी ने उसको वार्न किया कि 11 मार्च तक तुम ये चीज कर दो, नहीं तो मैं सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन चालू कर दूंगा। इरविन ने बात नहीं मानी, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, एक फेमस सॉल्ट मार्च निकाला। ठीक है, महात्मा गांधी started his famous salt march accompanied by 78 of his trusted volunteers, जिसमें 78
ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, उसने एक सॉल्ट मार्च चालू किया अपने साथ और 78 और लोगों के साथ जो कि उसके ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे उनके। द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स, ठीक है, तो जो मार्च था वो 240 माइल्स था, मतलब 240 मील उनको चलना था, उन सारे लोगों को चलना था, फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। ठीक है, गांधी जी का जो आश्रम था साबरमती में, वहां से लेके गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक उनको जो है चल के जाना था, और ये जो डिस्टेंस था वो कितना था, 240 माइल्स का डिस्टेंस था, याद रखना इन चीजों को। तो ये जो डिस्टेंस था 240 माइल्स का था, और उन्होंने चालू कितने लोगों के साथ किया था, 78 लोगों के साथ चालू किया था। तो ये कुछ ना, ये नंबरिंग वाली चीजें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 11 मार्च पे इन्होंने वार्न किया था, 11 मार्च तक हमारी ये जो लेटर में जितनी डिमांड्स है वो फुलफिल करो, हमारा टैक्स जो नमक पे लग रहा है वो बंद कर दो, नहीं तो मैं एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन चालू कर दूंगा। इरविन ने मना कर दिया, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, एक सॉल्ट मार्च चालू किया, ठीक है, 70, जिसमें 78 लोग थे उनके साथ, और 240 माइल्स का डिस्टेंस था, और ये चालू कहाँ से हो रहा था, गांधी जी का जो आश्रम था साबरमती से, साबरमती में, वहां से लेके चालू हो रहा था दांडी के कोस्टल रीजन तक। ठीक है, द वॉलंटियर्स वर्कड फॉर 24 डेज अबाउट 10 माइल्स अ डे। ठीक है, तो जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने 24 डेज के लिए वर्क किया था, 10 माइल्स पर डे। ठीक है, वो लोग रोज वॉक करते थे 24 डेज के लिए, 10-10 मील हर दिन वो लोग कवर करते थे। थाउजेंड केम टू हियर महात्मा गांधी वेर एवर ही स्टॉप्ड, एंड ही टोल्ड देम व्हाट ही मेंट बाय स्वराज एंड अर्ज्ड देम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश। ठीक है, तो थाउजेंड्स, मतलब बहुत सारे लोगों ने महात्मा गांधी के ये जो मार्च चल रहा था इनके, इसके बारे में सुना। ठीक है, वो रुके जहां जहां महात्मा गांधी रुक रहे थे, वो उनको वहां के लोगों को बता रहे थे कि जरूरत क्या है एक स्वराज की, और कैसे हमें ब्रिटिश को पीसफुली डिफाई करना, मतलब ब्रिटिश की बात नहीं माननी है, पीसफुली विदाउट एनी वायलेंस। ऑन 6 अप्रैल ही रीच दांडी, तो याद रखना प्लीज, ऑन 6 अप्रैल, ठीक है, कब वो दांडी पहुंच गए, इन 6 अप्रैल ही रीच दांडी एंड सेरेमोनियली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही शांति से लॉ को नहीं माना। ठीक है, लॉ ये था कि जो सॉल्ट है वो सिर्फ ब्रिटिश ही बनाएगी, मोनोपोली थी ब्रिटिशर्स की सॉल्ट मेकिंग पे। पर अब क्या इन्होंने क्या किया, बहुत ही प्यार से, बहुत ही इज्जत से इस लॉ को वायलेट कर दिया। ठीक है, और सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करने लगे सी वाटर से। ठीक है, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो अभी एक बार सॉल्ट मार्च के बारे में पढ़ लेते हैं कि सॉल्ट मार्च लाइक क्यों हुआ। ठीक है, ठीक है, तो क्या हुआ, हाँ, in 31 Jan 1930, a letter to Irwin stating some demands. Okay, that include removal of tax from salt. ठीक है, Irwin refused. So Irwin refused. Fine. So Gandhiji started a civil disobedience movement.
with the sign of salt march. He started with 78, right? 78 volunteers walking 24 days, 10 miles per day from where? From Sabarmati to डांडी. ठीक है, ये चीजें हुई. हाँ, this marked the beginning of civil disobedience. Fine. ओके, तो अभी हम चालू करते हैं. So this marked the beginning of civil disobedience movement. How was this movement different from the non-cooperation movement? People were now asked not only to refuse. हाँ, तो अभी ये बता रहे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी ऐसा था, ठीक है, कि हम ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं कर रहे थे, और सिविल डिसोबीडियंस भी ऐसा है कि हम ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं कर रहे. पर इसके बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत बड़ा अंतर है. अभी हम देखेंगे कि वो क्या है. ठीक है, तो और हाँ, प्लीज ये अच्छे से कर लेना क्योंकि इसके बीच में जो डिफरेंस है वो आता है. ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, सो पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू refuse cooperation with the British as they had done in 1921 and 1922, but also to break colonial laws. Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt, and demonstrated in front of government salt factories. ठीक है, तो अभी क्या था कि यहाँ पे जो लोगों को सिर्फ कॉपरेशन, जो पहले क्या था, नॉन कॉपरेशन में सिर्फ कॉपरेट करने से मना किया जा रहा था, लॉ वायलेट करने के लिए नहीं बोला जा रहा था. लेकिन यहाँ पे कॉपरेशन के लिए तो कॉपरेशन छोड़ने के लिए तो बोल ही रहे हैं, कॉपरेट करना तो बंद करो. ठीक है, जैसा उन्होंने 1921 और 1922 में किया था, उन्होंने कॉपरेशन तो छोड़ ही दिया, बट अब तुम लॉस को भी छोड़ दो. कॉलोनियल लॉस, कॉलोनियल लॉस मतलब वो लॉस जो कि तुम्हारे मतलब ब्रिटिश के जितने भी कॉलोनी है, ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनीज के लिए बनाई है, उन लॉस को कहते हैं कॉलोनियल लॉस. तो अब गांधी जी कह रहे थे कि तुम कॉपरेट करना तो छोड़ दो अब, लेकिन साथ में लॉस बनाना, मतलब जो लॉस बनाए हुए हैं ब्रिटिशर्स ने, उसे मानना भी छोड़ दो. ठीक है, सो व्हाट वर दे आस्किंग? ऑल्सो टू ब्रेक colonial laws. ठीक है, thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factories. ठीक है, तो ये चालू तो डांडी में हुआ था, गुजरात में. ठीक है, लेकिन थाउजेंड्स और बहुत सारे लोग डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब अलग अलग जगह से, देश में, उन्होंने क्या किया, सॉल्ट लॉ को तोड़ना चालू किया, खुद अपना सॉल्ट बनाया और गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने डिमॉन्स्ट्रेट किया. As the movement spread, foreign cloth was boycotted and liquor shops were picketed. मतलब पिकटेटेड, मतलब क्या कि जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ा, ये सॉल्ट खुद मैन्युफैक्चर करने वाला, तो साथ ही साथ जो फॉरेन क्लोथ था वो भी बायकॉट होना चालू हो गया, और जो लिकर थी वो भी बंद हो गई, जो लिकर शॉप्स थी वो भी बंद हो गई. पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस. ठीक है, मैंने बताया कि पहले तो सिर्फ नॉन कॉपरेशन था कि आप कॉपरेट मत करो ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जो भी है, आप उनका कॉपरेट मत करो, आप उनकी नौकरी मत करो. ठीक है, अगर आप अपनी नौकरी नहीं करोगे तो ब्रिटिश कैन नॉट रूल यू. ठीक है, लेकिन अब क्या, अब तुम लॉज भी मत मानो. तो पीजेंट्स ने क्या किया यहाँ पे, इन्होंने रेवेन्यू के टैक्सेस मानना बंद कर दिए. ठीक है, पीजेंट्स रिफ्यूज्ड टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस. विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड
एंड इन मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वॉयलेटेड फॉरेस्ट लॉ, ठीक है। तो जो विलेज के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, और बहुत सारी जगह पे जो फॉरेस्ट लॉ बनाए गए थे उसे भी पीपल ने वॉयलेट किया। फॉरेस्ट पीपल वॉयलेटेड फॉरेस्ट लॉस गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल, ठीक है। अब लॉ तो मानने नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने लॉ को वॉयलेट करना चालू कर दिया। जो भी जो ट्राइब्स थी बेसिकली, उन्होंने अपनी फॉरेस्ट में वापस जाना चालू कर दिया, और वहां से जो भी उनकी जरूरत की चीजें थी वो लेना चालू कर दिया, जैसे कि वुड और ग्रेज कैटल वगैरह वगैरह। Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leader one by one. This led to violent clashes in many places. ठीक है, अब ये जो डेवलपमेंट हो रहा था सिविल, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज अ वेरी सक्सेसफुल मूवमेंट, तो ये जो मूवमेंट हो रहा था इसके डेवलपमेंट की वजह से कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो डर गई। उसने सोचा कि अब हम कांग्रेस लीडर्स को एक एक करके जो है अपने उसमें लेने लगते हैं, मतलब अरेस्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. This led to violent clashes in many places. इसके वजह से बहुत violent clashes हुआ बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। When the Abdul Zafar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowds demonstrated in the street of Peshawar facing armored cars and पुलिस फायरिंग, ठीक है। तो क्या हुआ, एक अब्दुल जफर खान, ठीक है, ये जो थे इनको महात्मा गांधी के बहुत अच्छे डिसिपल थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया कब, अप्रैल 1930 में। तो जैसे ही इनको अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया गया तो बहुत सारी जो जनता थी वो गुस्से में आ गई, और वो स्ट्रीट पे पेशावर की स्ट्रीट पे जो है डिमॉन्स्ट्रेशन करने लगी, फेसिंग अरमोर्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग, ठीक है। तो अब जब इन्होंने वॉयलेंस दिखाया, इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन चालू कर दिया, तो पुलिस भी पीछे नहीं हटी, ब्रिटिशर्स भी पीछे नहीं हटे, और इन्होंने भी फायरिंग चालू कर दी। पुलिस स्टार्टेड फायरिंग, many were killed. A month later, when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial workers in Sholapur attacked पुलिस पोस्ट, ठीक है। तो इस चक्कर में जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ उसमें बहुत सारे लोग मर गए, ठीक है। एक एक महीने बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। और जैसे ही वो अरेस्ट हुए तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे, इंडियन इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे वहां के शोलापुर में, उन्होंने पुलिस पोस्ट पे और म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स पे, लो कोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे, सब जगह अटैक करना चालू कर दिया। बट द थिंग वाज कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो ये तो एक सत्याग्रह था बेसिकली, ठीक है। और सत्याग्रह में वॉयलेंट नहीं होना होता है लोगों को, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम वॉयलेंट हो गए, ठीक है। सो वी अटैक्ड बेसिकली पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस, ऑल स्ट्रक्चर्स दैट सिंबलाइज ब्रिटिश रूल, ठीक है। बेसिकली ऑल द स्ट्रक्चर्स जो ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज कर रहा था, ठीक है। अब फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन, अब ये गवर्नमेंट जो थी वो डरी हुई थी, तो उसने इसको इनको रिस्पॉन्स कैसे किया, ब्रूटल रिप्रेशन, मतलब कि बहुत ज्यादा वॉयलेंस के साथ इनको रिस्पॉन्स किया। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्स, वुमेन एंड चिल्ड्रंस वर बीटन, एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, ठीक है। तो जो पीसफुल सत्याग्रही थे उन पे तक, जो उनसे लड़ नहीं रहे थे उन पे भी अटैक हुआ, वुमेन एंड चिल्ड्रन को भी नहीं छोड़ा गया, उन्हें भी मतलब उन्हें भी मारा गया, पीटा गया, एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, और 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irwin on 5 March 1931. जब वापिस महात्मा गांधी ने देखा कि इसमें तो बहुत ज्यादा मतलब वो हो रहा है, वॉयलेंस हो रहा है, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने वापस इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, ठीक है, कॉल ऑफ कर लिया, और इरविन के साथ एक पैक्ट में चले गए 5 मार्च 1930। पैक्ट मतलब कि एक एग्रीमेंट बेसिकली, ठीक है, जिसमें कुछ चीजें होंगी जो दोनों पार्टीज के द्वारा साइन करी जाएंगी। बाय दिस Gandhi Irwin Pact, Gandhi-Irwin Pact, Gandhi जी consented to participate in a round table conference। तो इस चीज से जो ये गांधी इरविन पैक्ट बना, इससे गांधी जी consented to participate in a round table conference, ठीक है। The Congress had boycotted the first round table conference in London and the government agreed to release the political prisoners, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो कांग्रेस द कांग्रेस हैड बायकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द
पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट थी वो मान गई पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने के लिए। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस। तो दिसंबर 1931 में क्या हुआ कि गांधी जी लंदन गए, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस के लिए। बट द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न्ड डिसअपॉइंटेड। बट उन्होंने जो भी बातें रखी होंगी, ठीक है, वो शायद ब्रिटिशर्स के द्वारा नहीं मानी गई, ठीक है। तो ये जो नेगोशिएशन हो रहा था दोनों पार्टीज के बीच में, वो ब्रोक डाउन मतलब वो टूट गया और गांधी जी डिसअपॉइंटेड लौट गए, मतलब गांधी जी खुश नहीं थे और उनको लौटना पड़ा। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। जब वो इंडिया वापस आए, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट ने तो एक और ही चीजें चालू करके रखी है, ठीक है। गफर खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल। तो गफर खान जो थे, ठीक है, जो कि बहुत माने जाते थे उस वक्त, तो गफर खान और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वर बोथ इन जेल, दोनों को ही जेल में बंद करके रखा हुआ था। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। जो कांग्रेस था उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। अभी तक वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, कांग्रेस वाज अ पॉलिटिकल पार्टी, बट अब कांग्रेस को इलीगल कर दिया गया, उसे इलीगल घोषित कर दिया गया। एंड अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड बॉयकॉट्स। और एक बहुत सा मतलब एक सीरीज ऑफ मेजर, मतलब कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बहुत सारी चीजें करी गई ताकि वो किसी तरह जो ये कांग्रेस की मीटिंग्स होती है, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, बायकॉट्स होते हैं, मतलब जो भी ये कांग्रेस करने की कोशिश करी है, पूरा सत्याग्रह और चीजों को कॉपरेट मतलब चीज मतलब जो ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशंस है वगैरह वगैरह, वहां पे कॉपरेट नहीं करना, लॉस को ब्रेक करना, ये जितनी भी चीजें कांग्रेस कर रही थी, बहुत सारे मेजर्स लिए गए ताकि इन चीजों को रोका जा सके। with great apprehension महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो फिर कुछ टाइम बाद महात्मा गांधी ने फिर से लॉन्च किया किसको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक बार पहले भी लॉन्च हो चुकी है, हमने देखा, लेकिन हुआ क्या कि लोग वॉयलेंट हो गए, ठीक है। दोनों पार्टीज ने बहुत ही वॉयलेंट तरीके से एक दूसरे का सामना किया और इस वजह से और कोई चारा नहीं बचा था महात्मा गांधी के पास, और महात्मा गांधी ने ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया था, वापस ले लिया था। लेकिन अब महात्मा गांधी ने वापस लॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। फॉर ओवर अ ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड, बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मूवमेंट, ठीक है। तो करीबन एक साल तक ये मूवमेंट जो है चला, ठीक है, एक साल तक ये मूवमेंट चला, सॉरी, ठीक है। तो एक साल तक, ओवर अ ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड, बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मूवमेंट, ठीक है। 1934 तक ये अपना मोमेंटम खो चुका था, मतलब कि अब लोग इतने एक्साइटेड नहीं थे 1934 से, ठीक है। तो इस पूरी चीज में हम इम्पोर्टेंट पार्ट देख लेते हैं। हम्म, हाँ, ठीक है। सबसे पहले तो वो ये पूछेगा कि डिफरेंस बताओ, ठीक है, डिफरेंस बताओ सॉल्ट मार्च, सॉरी, डिफरेंस बताओ नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में। तो एक मिनट में एक डिफरेंस मतलब डिफरेंस बता देती हूँ यहाँ पे। डिफरेंस इन ये बता देती हूँ, नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। नॉन cooperation simply means to not cooperate, but civil disobedience asks people to not cooperate as well as to violate colonial laws,
ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि बेसिकली अगर सिविल डिसोबीडियंस पे क्वेश्चन आएगा तो अपन क्या लिखेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। अम, ये तो पता ही है, सॉल्ट मार्च से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। हम्म, तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि पहले यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। हियरिंग ऑफ सॉल्ट मार्च, many people across the country made their own salt and violated law, ठीक है। सेकेंडली क्या हुआ, um, foreign goods were not taken and साथ ही में peasants refused to give revenue, है ना। तो यही हुआ था इस वक्त पे, ठीक है। सबसे पहले तो ये सॉल्ट मार्च का सुन के दूसरे जो लोग थे उन्होंने सॉल्ट मार्च में पार्ट लेना चालू कर दिया अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। उन्होंने खुद सॉल्ट बनाना चालू किया और लॉ को वायलेट किया, ठीक है। सेकेंडली जो फॉरेन गुड्स थे लाइक लिकर और फॉरेन क्लोथ वो लेना लोगों ने बंद कर दिया। और जो पीजेंट्स थे जिन पे लॉ लगाया गया था ब्रिटिश के द्वारा कि उन्हें रेवेन्यू पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो बंद हो गई, सारे टैक्सेस बंद हो गई, सारे पीजेंट्स ने अपनी टैक्सेस देना बंद कर दिया, ठीक है, और लॉस को वॉलेट किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये अब्दुल जफर खान को 1930 में जो है अरेस्ट कर लिया गया, जिसके वजह से जो पीपल थे वो बहुत ज्यादा एंग्री हो गए, बहुत ज्यादा एंग्री हो गए। और इस वजह से जो था लोग जो पीपल था वो जो लोग थे जो क्राउड था वो स्ट्रीट पे आ गया बेसिकली। उसके कुछ दिनों बाद महात्मा गांधी भी अरेस्ट हो गए और उसके बाद इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो थे शोलापुर में उन्होंने भी पुलिस पोस्ट और म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स लॉ कोर्ट्स इन सब पे अटैक करना चालू कर दिया, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मारा गया, ब्रिटिशर्स ने भी पलट के बहुत अच्छा जवाब दिया, 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। और इसके बाद महात्मा गांधी ने वापस इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के ही अंदर अंडर सबसे पहले तो क्या नाम था इनका, अब्दुल गफर खान, अब्दुल गफर खान एंड was arrested by Britishers because of which people got angry, they came this is people which people got angry, they came to street, attacked on British buildings,
which resultant British to fighting with Indians both the and peaceful crowd. ठीक है, with all this violence गांधी जी called off the movement in 5 March 1931. Gandhi ji came to a Gandhi-Irvine pact but the negotiation didn't work. Fine. उसके बाद क्या हुआ था? Nehru, Ghaffar Khan was still arrested and Congress was declared illegal. Thus, Gandhi relaunched the civil disobedience movement. ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ। हाँ, तो समझ आ ही गया है, ठीक है। इसमें अगर जितना आज की वीडियोस में अगर हम देखें तो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो कुछ लोग वापस इलेक्शन में जाना चाहते थे, ठीक है। ये नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट से बहुत सारे लोग थक गए थे। कांग्रेस के अंदर कुछ लोग वापस काउंसिल इलेक्शन में जाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और ये सुभाष चंद्र बोस, ये फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे। वो बिल्कुल भी ब्रिटिशर्स के अंडर रहना नहीं चाहते थे, ठीक है। उसके बाद स्टेटरी कमीशन आए सर जॉन साइमन के अंडर, और उनको क्यों अपॉइंट किया गया था? ताकि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो कर सके, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रीडिजाइन कर सके। बट हम सबको पता है कि वहाँ पे एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। जो कांग्रेस थी वो हैप्पी नहीं थी इस चीज से, और इंडिया ने उसे कैसे ग्रीट किया? गो बैक साइमन से इस स्लोगन से उसको ग्रीट किया गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था 1930 26 जनवरी को, ठीक है। लेकिन ये इसने इतना अटेंशन गेन नहीं किया। उसके बाद सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने एक लेटर दिया था, किसको? इरविन को, जिसमें बहुत सारे डिमांड्स थे। जिसमें एक बहुत मोस्ट स्पेशल डिमांड था जो वो कहता था कि सॉल्ट पे जो टैक्स है वो हटा दिए जाए। पर इरविन ने इस बात को नहीं माना। तो क्या हुआ कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया, और जिसकी शुरुआत किससे होती है? सॉल्ट मार्च से जिसकी शुरुआत होती है, ठीक है। 240 माइल्स का था। 24 डेज गांधी जी और उनके 78 वॉलेंटियर्स चले 10 माइल्स पर डे,
ठीक है? रुक-रुक कर उन्होंने सारे लोगों को बताया कि स्वराज की इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे हमें इसकी ज़रूरत है, और उन्होंने लोगों को सिविल डिसोबीडियंस के लिए अर्ज किया। उसके बाद जैसे ही लोगों ने इस सब के बारे में पढ़ा, ठीक है? मतलब सुना, तो उन्होंने भी लॉ को वायलेट करना चालू कर दिया, अपना नमक खुद बनाना चालू कर दिया, पीजेंट्स ने टैक्स देना बंद कर दिए, फॉरेस्ट के जो लोग थे उन्होंने फॉरेस्ट में घुसना चालू कर दिया, और ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। जब इतना डेवलपमेंट हो रही थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, तो अब्दुल जफर खान और गांधी जी को एक के बाद एक अरेस्ट कर लिया गया। जब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया तो क्राउड वायलेंट हो गई, और ब्रिटिश की जितनी भी बिल्डिंग्स थी उन पे हमला करने लगी। जब ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ देखी, ठीक है? तो जब गांधी जी ने ये चीज़ देखी, तो उन्होंने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, बंद कर दिया, और फिर गांधी इरविन पैक्ट बना। उन्होंने बोला कि चलो हम नेगोशिएट करते हैं। तो वो लंदन गए, लेकिन वहाँ पे नेगोशिएशन वर्क नहीं हुआ और उनको डिसअपॉइंटेड वापस आना पड़ा। ठीक है? जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि जवाहरलाल नेहरू और गफर खान जो थे उनको अभी तक जेल में रखा हुआ था, और कांग्रेस को इल्लीगल बना दिया गया था। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने वापस ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसको रीलॉन्च कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है?